Assalamu alaikum everyone. This is Shahid Cooper and today we will talk about our sixth lecture, which is talking about the competitive priorities and capabilities. Last lecture में हम लोगों ने देखा था कि what are the priorities and what are the capabilities. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल के बारे में बात की थी जिसमें वो एयरलाइन की बात कर रहा था और इसमें वो कह रहा था कि हमने इसमें जो है देर आर दो तरह के कस्टमर्स हैं. ये एक जो है बिजनेस क्लास कस्टमर है और एक जो है इकोनॉमी क्लास कस्टमर है. एंड बेस्ड ऑन द टारगेट मार्केट यानी कि हम लोग जो है इकोनॉमी क्लास के कस्टमर को हिट कर रहे हैं या जो है बिजनेस क्लास के कस्टमर को हिट कर रहे हैं. इन दोनों की बेसिस पे हमारी जो कंपैरेटिव प्रायोरिटीज़ हैं वो बेसिकली डिफरेंट होंगी और उस पूरी प्रायोरिटीज़ की वजह से हमारे जो कोर प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली फ़र्क होंगे. तो ये किस तरीके से इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये किस तरीके से फ़र्क होंगे इसको हम लोग बेसिकली आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. ये वही पीडीएफ की बुक है जो मैंने आप लोगों के लिए उस लेक्चर का लिंक सेंड किया हुआ है. इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो एज यू कैन सी कि आइडेंटिफाइंग गैप्स बिटवीन कंपैरेटिव प्रायोरिटीज एंड कैपेबिलिटीज. And if you move down a little bit, you can see there is a table 1.4 और इस टेबल में जो है उसने विद द हेल्प ऑफ दैट एयरलाइन एग्जांपल ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपकी क्या कंपैरेटिव प्रायोरिटी होगी और उसके बेस पे आप जो है किस कोर प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे इन ऑर्डर टू attract that customer. So first of all, he is talking about on the left side there is a column in which he has listed the priorities or the comparative priorities. Then he has listed the four core processes which जो कि आप लोगों ने already पढ़े हुए हैं कि supplier relationship जो है that is a one core process, service product development that is another core process, order fulfillment another core process, and similarly customer relationship जो है ये भी एक core process है. तो है सही कि जिस तरह के जब एक एयरलाइन जो है वो इकोनॉमी क्लास के कस्टमर्स के जो है वो टारगेट करती है तो उसका जो फोकस होएगा वो दैट वुड बी द लो कॉस्ट ऑपरेशंस और लो कॉस्ट ऑपरेशंस दैट वुड बी द कंपैरेटिव प्रायोरिटी. एंड इस कंपैरेटिव प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए उसको किन प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. एंड एज यू कैन सी इन द टेबल दे विल फोकस ऑन द सप्लायर रिलेशनशिप एंड देन दे विल फोकस ऑन द ऑर्डर फुलफिलमेंट. मतलब सप्लायर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दे आर सपोज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स सो दैट कि जो चीज़ें वो अपने सप्लायर से ले रहे हैं उसमें उनको जो है चीपेस्ट प्राइस जो है वो मिल सके और जो क्वांटिटी उनको रिक्वायर्ड है वो मिल सके और जो स्पेसिफाइड क्वालिटी उनको अपने सप्लायर से रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर जो है वो फोकस करेंगे बिकॉज their competitive priority is the low cost operations. And another core process on which the organization will focus is order fulfillment. और order fulfillment जैसा कि आप लोग समझते हैं कि order fulfillment होती क्या है तो उसमें इसमें ये बताया है कि if you are focusing on the low cost operations competitive priority you are also supposed to focus on the order fulfillment. और इसमें एयरलाइन क्या करती है कि एयरलाइन चूँकि compete कर रही होती है on the basis of the prices वो अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको जो है वो लोएस्ट रखने की कोशिश करती है. So these are the two core processes on which an airline will focus if they are having a competitive priority with respect to the low cost operations. Similarly, he is talking about the top quality and that top quality competitive priority would be for the customers of the business class because the business class customers में उनका फोकस जो है वो कॉस्ट नहीं होता बल्कि क्वालिटी होता है. There is talking about कि अगर आपकी जो competitive priority आपकी जो है टॉप क्वालिटी है तो फिर कौन कौन से कोर प्रोसेस को आप लोग जो है फोकस करेंगे. एंड देन ही इज सेइंग कि आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है दैट विल बी योर कोर प्रोसेस यानी कि आप नई सर्विसेज जो है उनको लॉन्च करके देंगे और उन नई सर्विसेज को जो है लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप जो है कस्टमर को रिटेन कर सकें. अनदर कोर प्रोसेस विच a company will focus if they are having the top quality competitive priority that will be the order fulfillment. ये इसको हम लोग already भी जो है डिस्कस कर चुके हैं. And then he is talking about the customer relationship management. Customer relationship management जब हम लोगों ने पढ़ा था core process में तब हमने देखा था कि इन customer relationship management कंपनी जो है कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करती है और उस रिलेशनशिप को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है.
So if you are having a competitive priority of the top quality, then you will focus on the customer relationships as compared to the supplier relationship, which we have already discussed in the low cost operations. तो यहाँ पे आप लोगों को जो है बड़ा इस दो एग्जाम्पल से आपको बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपकी कंपैरेटिव प्रायोरिटी चेंज होती है तो आपको किन कोर प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाता है। देन ही इज टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंट क्वालिटी, कि अगर आप जो है कंसिस्टेंट क्वालिटी आपकी जो है कंपैरेटिव प्रायोरिटी है, so then you are supposed to focus on the supplier relationship, you are supposed to focus on the order fulfillment, and you are supposed to focus on the customer relationship. तो इसमें अब क्वेश्चन ये आएगा कि बेसिकली अगर जो बिजनेस क्लास के जो कस्टमर्स हैं उनको जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो हमारी कंपटीटिव प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, और अगर हम लोग जो है इकोनॉमी क्लास के कस्टमर्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमारी कंपटीटिव प्रायोरिटीज़ क्या है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बिजनेस क्लास, तो बिजनेस क्लास में हमारी जो कंपैरेटिव प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए दैट शुड बी द टॉप क्वालिटी एंड सेकंड बी द ऑन टाइम डिलीवरी। और ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब ये है कि आपकी जो है जो कमिट किया है कस्टमर के साथ उसको जो है आप फुलफिल भी करेंगे। एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी क्लास कस्टमर, और इकोनॉमी क्लास में जो है अगर हम लोग कंपैरेटिव प्रायोरिटीज़ की बात करें तो इन दैट फॉर दैट कस्टमर यू विल फोकस ऑन द लो कॉस्ट ऑपरेशंस, moreover you will focus on the consistent quality, not the top quality, and then you will focus on the on-time delivery. So these are the differences based on your target market, how you will change your competitive priorities, and then how you will change your core processes. Hopefully आप लोगों को जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, and if you will have any problem तो maybe we can discuss on the through the comments, आप लोग Google Classroom comments कीजिए, या आप लोगों के जो टीचर्स हैं जो हम लोग को टीचर्स बोल रहे हैं लेक्चर्स के लिए, आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मूविंग ऑन, हम लोग जो है बात करेंगे कि हाउ दिस कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ एंड कंपेटिटिव कैपेबिलिटीज़ का जो गैप है उसको हम लोग जो है किस तरीके से कवर कर सकते हैं, और उसके लिए जो है हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसने बुक के अंदर जो है एक और एग्जांपल दी है कि लेट्स सी दैट एग्जांपल फ्रॉम द पीपीटी। इसमें वो ये बता, इस एग्जांपल में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक कंपनी है जो कि बेसिकली क्रेडिट कार्ड सेल करती है, और उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, और उस एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से हम लोग जो है कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम जो है अपने जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी मिनिमम से मिनिमम जो है रखने की कोशिश करेंगे। तो अब उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक बैंक जो है वो एज क्रेडिट कार्ड के अंदर डील करता है तो उसमें होता क्या है कि कस्टमर जो है उनको आप क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, कस्टमर जो है वो कार्ड लेके जो है उसको शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर जो है तो वहाँ से शॉपिंग करने के बाद कार्ड स्वाइप होता है और कस्टमर इज फ्री। लेकिन इस सारे प्रोसेस को डील करने के लिए एक आपका जो है बिलिंग एंड पेमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है। अब वो बिलिंग एंड पेमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि जैसे ही एक कस्टमर जो है वो शॉपिंग करता है किसी स्टोर में जाके, तो उस आफ्टर दैट शॉपिंग वो जो बिलिंग एंड पेमेंट डिपार्टमेंट है वो कस्टमर के अकाउंट में वो अमाउंट जो है उसको चार्ज करेगा, और वेयर एज जो मर्चेंट है जहाँ से वो पेमेंट हुई है वहाँ पे वो बेसिकली उसको पे करेंगे। और आफ्टर अ सर्टन पीरियड, फॉर एग्जांपल 1 मंथ और जितना भी टाइम है, फॉर एग्जांपल 45 डेज, तो उसमें जो है यही वाला डिपार्टमेंट जो है एक बिल जनरेट करेगा टू द कस्टमर की, जिसमें कहा जाएगा कि आपने जो है एक माह के अंदर ये शॉपिंग्स की हैं, तो आप इसमें जो है किस तरीके से पे करने की कोशिश करेंगे। तो कस्टमर्स के पास मल्टीपल बचत हैं, वो उसके थ्रू पे करता है। बट जब आप कस्टमर जो है वो शॉपिंग कर लेता है तो उसकी जो मर्चेंट का पेमेंट है वो बेसिकली यही डिपार्टमेंट करने की कोशिश करता है। तो इस स्लाइड को जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी सामने, इस स्लाइड में ये बताया है कि चूँकि मैनेजमेंट के डिसीजन ले चुकी हुई है कि हम जो है
अपने कस्टमर बेस को जो है इंक्रीज करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ द मार्केटिंग एंड इफ देयर इज एक्सटेंसिव मार्केटिंग देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि देयर विल बी द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स who will attract the banks. इन दैट केस आपका जो बिलिंग और पेमेंट डिपार्टमेंट है उसके पास ये कैपेसिटी होएगी कि वो उसको जो है प्रॉपरली हैंडल कर सके। और अगर नहीं है कैपेसिटी तो हमें जो है उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से एक्शन लेने हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली गैप एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ योर कंपैटिटिव प्रायोरिटी एंड व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द गैप, और उस गैप को जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। So that's what he here is talking about. Let's look at the slides. स्लाइड में अगर आप लोग देखें तो जो है कंपैरेटिव प्रायोरिटी ए उसने जो है लिस्ट डाउन की हैं कि ए उस बैंक की जो कंपैरेटिव प्रायोरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। लो कॉस्ट ऑफ पेशेंस, कंसिस्टेंट क्वालिटी, डिलीवरी स्पीड एंड द वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। मूविंग ऑन ही इज टॉकिंग अबाउट कि इन कंपैरेटिव प्रायोरिटीज़ को हम लोग जो है किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो मेजरिंग टूल होएगा उसको हम लोग डिटर्मिन करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इसको मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको जो है कम या ज़्यादा भी नहीं कर सकते, तो देन यू विल डिटर्मिन उसको हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट कॉलम ही इज टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी। करंटली इस वक्त जो है आपके जो प्रोसेस है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। और उससे नेक्स्ट कॉलम में वो बात करता है कि गैप और द टारगेट कि करंट इन द प्रीवियस कॉलम इज टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी, इन द नेक्स्ट कॉलम इज टॉकिंग अबाउट द टारगेट के आप कहाँ पे हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जो है कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा। तो दैट्स ही इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट कॉलम। तो इफ वी विल सी वन बाय वन कि कंपैटिटिव प्रायोरिटी जो है वो क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसकी जो है गैप हम लोग किस तरह का करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द लो कॉस्ट ऑपरेशंस, तो लो कॉस्ट ऑपरेशंस में वो कह रहा है कि कॉस्ट पर बिलिंग स्टेटमेंट दैट इज द मेजर, कि एक दफ़ा जब आप बिल करते हैं कस्टमर को, ठीक है, तो उसको आप जो है किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि आपकी जो करंट कॉस्ट है एक कस्टमर को बिल करने की दैट इज़ $0.0813, और लेकिन आपका जो टारगेट है वो ये है कि आप इसको 0.08 से 0.06 पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली इज टॉकिंग अबाउट कि आप जो वीकली पोस्टेज करते हैं, यानी कि जो एक वीक के बाद आप स्टेटमेंट्स जो हैं सेंड करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली आपको आ रही है 17,000, और आप चाहते हैं कि ये रिड्यूस होकर आ जाए 40,000। That is the first competitive priority, and then he is talking about okay, what is the current scenario and what is the next target, और उसके लिए उसमें जो एक्शंस जो हैं वो बताए हैं कि अगर आप जो है कॉस्ट पर बिलिंग स्टेटमेंट जो है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम लोग जो है एलिमिनेट माइक्रोफिल्मिंग एंड द स्टोरेज ऑफ द बिलिंग स्टेटमेंट। माइक्रोफिल्मिंग जो है ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी थी कि जिसमें आप जो है पूरा जो बिल है उसको स्कैन कर लेते हैं इन अ स्मॉलर फॉर्मेट, जिस तरह आप लोगों ने शायद कभी माइक्रो फोटोकॉपी का नाम सुना, तो उस उसको उस फॉर्मेट में स्टोर करने के बाद देयर इज अ डिवाइस की जिससे जो है आप उसको देखते हैं दोबारा, और उसमें आपको जो है वो पूरा बिल जो है वो दोबारा नज़र आ जाता है। तो इसमें वो बात की करने की कोशिश कर रहा है कि हमने अगर ये कॉस्ट जो है $0.08 से कम करके $0.06 पर लेके आते हैं, तो हमें जो है ये जो माइक्रो फिल्मिंग है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग जो है सिमिलरली जो स्टोरेज ऑफ बिलिंग स्टेटमेंट्स है इसका कोई और मेथड जो है वो अडॉप्ट करेंगे। एंड मूविंग ऑन इज टॉकिंग अबाउट द वीकली पोस्टिंग की, जो हर वीक के बाद आप लोग जो है स्टेटमेंट सेंड करते, उसमें उसने बताने की कोशिश की है कि इफ़ वी डेवलप द वेब बेस्ड प्रोसेस फॉर द पोस्टिंग बिल्स, तो देन आपकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली रिड्यूस हो सकती है फ्रॉम $17,000 टू 40,000। Moving on, he is talking about consistent quality, the second comparative priority। उसमें वो बात बताने की कोशिश करता है कि इसका जो मेजर है दैट इज़ द परसेंट एरर इन द बिलिंग इन्फॉर्मेशन, कि आपको कितना परसेंट एरर आता है जब आप लोगों को बिल करते हैं। उसमें वो बताता है कि इट इज़ लेस देन 1% विच इज़ 0.90%, और उसमें वो कह रहे हैं कि इट्स एक्सेप्टेबल, तो इसमें जो है कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन इज टॉकिंग अबाउट द परसेंट एरर इन द पोस्टिंग पेमेंट्स, या जब आप बिल्स जो है वो पोस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली इनटू द कस्टमर्स अकाउंट,
तो उसमें जो एरर आता है दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 1%, वो भी एक्सेप्टेबल है, उसमें भी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी स्पीड, और डिलीवरी स्पीड में वो कहता है कि लीड टाइम टू प्रोसेस द मर्चेंट पेमेंट्स। आप ये देखेंगे कि डिलीवरी स्पीड को आप जो है किस तरीके से मेजर करना चाहते हैं, तो आप मर्चेंट को आप जो पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो कहता है कि जो है हम लोग इस वक्त जो है 48 आवर्स में मर्चेंट्स को जो है पेमेंट कर देते हैं, कि इसमें जो है कोई गैप नहीं है, तो इस वजह से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोरओवर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, और वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी में वो कह रहे हैं कि आपकी यूटिलाइजेशन है, यानी कि आपकी जो कस्टमर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो इस वक्त 98% है। और विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंसिव मार्केटिंग यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास जो है कस्टमर जो है बढ़ सकते हैं, तो इस वजह से इसके लिए आपको जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो ये है कि आप जो है टेम्प्रेरी वर्कर्स को जो है वो एम्प्लॉय करें और आपकी जो वर्क मेथड है आपको जो है वो improve करने की कोशिश करें। तो दैट इन दिस एग्जांपल वी हैव सीन कि आपकी जो कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ हैं वो आपको बताती हैं कि आपकी जो है कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, और इन दोनों का गैप जो है वो आप किस तरीके से। होपफुली आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मेक अ कमेंट ऑन द वीडियो ड्राफ्ट or maybe you can talk with your co-teacher for have a better understanding. Moving on to the next slide. Sorry. नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और प्रोडक्टिविटी जो है ये ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है, और इस प्रोडक्टिविटी को जो है अचीव करने के लिए कौन कौन से ट्रेंड्स और चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसको जो है मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो कोप अप कर सकती है। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है, और इसका जो है हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। प्रोडक्टिविटी जैसा कि आप स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं, इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इट्स अ सिंपल रेशियो बिटवीन आउटपुट ओवर इनपुट, कि आप कितनी चीज़ों के साथ जो है कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो रेशियो होती है इसको हम बेसिकली प्रोडक्टिविटी का नाम है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझने के लिए है कि जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो होता ही ये है कि आप आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करें। या तो आप जो है उन्हीं इनपुट्स के साथ जो है मजीद आउटपुट लेना शुरू कर देते हैं, या अगर आपका आउटपुट सेम है तो आपकी जो इनपुट्स हैं अगर उनके अंदर कमी आ रही है तो दैन कोई से कि आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी जो है वो आज 100 यूनिट्स जो है वो बनाती है, ठीक है, और अगले माह जो है वो 200 यूनिट्स बनाना शुरू कर देती है, तो if there is a increase in the number of units produced, so you will say that there is an increase in the productivity. There is increase in the production, or there is no increase in the productivity. How we will see कि if there is an increase in the productivity or not, उसको हम लोग बेसिकली गेज करेंगे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर उसके अंदर कमी आई है, देन यू विल से कि आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। फॉर एग्जांपल जब 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए थे, उसके ऊपर आपकी जो पिछले मंथ कॉस्ट आई थी वो 10 रुपये थी, और जो दूसरे मंथ आपने जब 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, अगर उसमें भी आपकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये ही है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर तो इजाफा हुआ है लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी जो है गुजरते वक्त के साथ आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर एक कमी आ रही है, तो देन यू कैन से यस देयर इज़ अ decrease in the cost of production, and ultimately your productivity is going to be increased. इसमें जो बात करने की कोशिश कर रहा है रोल ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैनेजमेंट का काम है वो यही है कि वो उसके ऊपर फोकस करे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली इम्प्रूव करे, रादर देन की तरफ आपकी जो है वो प्रोडक्शन इम्प्रूव करेंगे। और जब भी कोई इधर इट्स अ पर्सन, इधर इट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इधर इट्स अ नेशन, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है तो देन इवेंचुअली दे ग्रो,
लेकिन अगर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई है और उसके अंदर इजाफा नहीं हो रहा, तो देयर इज नो ग्रोथ इन ऑल द सेगमेंट्स। लाइक वो इंसान है, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन है, या वो जो है सोसाइटी है या नेशन है। तो होपफुली आप लोगों को जो है ये प्रोडक्टिविटी में और प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, we'll see what he said. He has given another example, और इस एग्जांपल में जो है वही आपको बताएगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और इसको आप जो है मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सिंगल फैक्टर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द मल्टीपल फैक्टर। सिंगल फैक्टर का मतलब ये है कि आप जो है आउटपुट जो है उसको डिवाइड करते हैं विद द सिंगल इनपुट, और ये इनपुट क्या हो सकता है, ये इनपुट आपका जो है वो लेबर आवर हो सकता है, ये इनपुट आपका जो है मशीन आवर हो सकता है, ये इनपुट आपका जो है कैपिटल हो सकता है, ये इनपुट आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इफ़ यू आर डिवाइडिंग द आउटपुट विद द सिंगल इनपुट देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर आप जो है आउटपुट को डिवाइड कर रहे हैं with more than one input then it would be called as a multiple factor productivity. अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में कहना ये चाह रहा है कि 3 employees process 600 insurance policies in a week. They work 8 hours per day and 5 days per week. यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके अंदर जो है वो 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और वो ये जो 3 एम्प्लॉयज़ हैं ये बेसिकली दिन में 8 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में ये 5 दिन काम करते हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ आवर्स बन जाएंगे वो बेसिकली 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू विल बी 40। और ये सारे आवर्स को यूटिलाइज करने के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को वो प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो क्लेम्स उनके पास आते हैं और लोगों को जो क्लेम जो है वो देते हैं, तो वो जो बेसिकली हैं वो 600 इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिसको वो प्रोसेस करते हैं। जी सेइंग कि अगर हम लोग जो है इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी, इट्स वेरी सिंपल कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसको आप जो है एज आउटपुट कंसिडर करेंगे, और जो आपके जो लेबर आवर्स हैं उनको आप एज इनपुट कंसिडर करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है एक आंसर आ जाएगा। और ये आंसर जो है यहाँ पे सूटेबल नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वेरी। आप लोगों के पास जो है इसमें उसने बताने की कोशिश की है कि आई गेस 5 पॉलिसीज पर आवर जो है एक दैट इज योर आउटपुट। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ये बुक में भी मेंशन है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं और भी पढ़ी होगी। देयर इज नो डिफिकल्टी विद दिस एग्जांपल। मूविंग ऑन, इज टॉकिंग अबाउट दिस अनदर एग्जांपल। ओके, so he's saying a team of workers make 400 units of a product which is sold in the market for $10. The accounting department reports that for this job the actual cost are 400 for labor, 1000 for material and 300 for the overhead. इसमें उसने ये बताया है कि देयर इज अनदर सिनेरियो जिसमें जो है एक वर्कर्स हैं, वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वांटिटी है 400, और एक यूनिट जो है वो 10 रुपये के मार्केट में मिलता है। तो बेसिकली आपके पास जो आउटपुट की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 400 मल्टीप्लाई बाय 10। और सिमिलरली ही इज टॉकिंग अबाउट इन प्रोडक्ट को जो है बनाने के लिए आपको जो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द मटेरियल्स एंड सिमिलरली ओवरहेड एंड प्लस जो है लेबर, इनकी कॉस्ट जो है उसमें वो ये मेंशन की है इन द एग्जांपल। तो ये दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ द मल्टी फैक्टर प्रोडक्ट। इस मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी में किया गया है जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको जो है डिवाइड करने की कोशिश की है विद द कॉस्ट और लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट और प्लस ओवरहेड कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को जो है उसमें सम अप किया तो वो बेसिकली आ रही है 1700, और 4000 जो वॉज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। 4000 का 1700 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 2.35। So that was the example of the multi-factor productivity. As you can see, इसमें जो है एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, आपकी जो लेबर कॉस्ट है, आपका जो ओवरहेड है, ये आपके जो इनपुट्स हैं, और आपका जो आउटपुट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टी फैक्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप ये एक से ज़्यादा इनपुट्स लेंगे तो इनको आप इनकी जो डिनोमिनेशन है, फॉर एग्जांपल हियर दे आर बीइंग डिनोमिनेटेड इनटू द डॉलर अमाउंट और रुपी, तो दैट शुड द सेम, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अगर लेबर आवर्स को आप प्लस करने की कोशिश करेंगे ओवरहेड कॉस्ट में या मटेरियल के अंदर, तो वो आपको जो है वो करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो लेबर कॉस्ट के लिए भी ज़रूरी है कि जो है आप लेबर आवर्स को कन्वर्ट करें टू द लेबर कॉस्ट, यानी कि आपकी जो डिनोमिनेशन है वो होनी चाहिए इनटू द डॉलर। देन ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो मटेरियल है दैट शुड आल्सो बी इन द डॉलर, एंड देन ही इज सेइंग कि आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है दैट शुड आल्सो बी इन द डॉलर। So all the same denominations can be added up, and then you will divide value of output with the this number. So आपके पास जो आंसर आएगा उसका मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। Moving on, he is talking about application 1.1, और इसमें इसने जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उसने डेटा दिया हुआ है कि उसने जो है इस साल जो है वो कितने यूनिट्स सेल किए हैं, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर जो है वो कितने यूनिट सेल किए थे, और उसके बाद जो है उससे पिछले साल जो है वो, तो इट्स जस्ट अ सिंपल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों को ये ना समझ आए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, इसकी डिटेल्स के अंदर जो है वो मैं नहीं जाना चाह रहा। मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट एड्रेसिंग द ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें जो ही इज टॉकिंग अबाउट देयर आर थ्री मेन चैलेंजेस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ग्लोबल कंपटीशन, सेकंड वन इज टॉकिंग अबाउट ethical workforce diversity and the environmental issues, and third one is talking about the technology। तो हम लोग जो है अगर पहले की बात करेंगे ग्लोबल कंपटीशन किस तरीके से चैलेंज है ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए, तो इट्स वेरी सिंपल कि आजकल जो है दुनिया जो है इस वक्त जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो ग्लोबली कम्पीट करें। अगर वो ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाएंगी तो डेफिनेटली दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन लोगों की मूवमेंट, चीज़ों की मूवमेंट और इंफॉर्मेशन की मूवमेंट जो है वो बहुत आसान हो चुकी है, और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं पूरी दुनिया में नज़र आती हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया में नज़र आने का जो फैक्टर है वो ये है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ हायर। So because of the less cost of production, the higher productivity, their goods are being sold in everywhere in the market। आप लोगों ने देखा होगा कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के बगैर भी जो है वो बिक रही है मार्केट के अंदर, और इनके बिकने की रीज़न ये है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बेसिकली कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव नहीं होएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होएगी, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी आउट ऑफ मार्केट। देन ही इज टॉकिंग अबाउट कि एथिकल डाइवर्सिटी एंड द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड द एनवायरमेंटल इशूज कि कॉस्ट तो हमें जो है वो रिड्यूस करनी है कॉस्ट, और हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, लेकिन आजकल जो है जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कस्टमर जो है इनके ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें यानी कि एथिकल और वर्क एनवायरमेंटल इशूज जो हैं ये बेसिकली ये है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एथिकल का मतलब ये है कि यू आर सपोज टू रिड्यूस द कॉस्ट बट इन एन एथिकल मैनर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है चाइल्ड लेबर को यूज़ करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी एन एथिकल वे। और कस्टमर को जब ये पता चलेगा कि आप लोग जो है चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही विल नॉट बाय द गुड्स फ्रॉम यू। तो आजकल जो है आपने कॉस्ट तो रिड्यूस करनी है, लेकिन आपने जो है तो एथिकल मैनर्स के अंदर रह के आपने कॉस्ट रिड्यूस करनी है। सिमिलरली इज टॉकिंग अबाउट कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं कि प्रीवियसली कस्टमर जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन आजकल जो है अगर कस्टमर्स को ये पता चलता है कि आप जो है कॉस्ट ऑफ चीज़ें प्रोड्यूस करते हुए आपकी वजह से जो है मार्केट के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, या जो एनवायरनमेंट में वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं सोल्ड हो रही हैं, उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम यू। So here he is talking about you are supposed to produce the products in an ethical manner and as well as in the environmental friendly manner. Another thing he is talking about is the workforce diversity. Workforce diversity में जो पॉइंट में करने की कोशिश कर रहे हो ये कि आजकल जब एक कंपनी एक से ज़्यादा मुल्कों के अंदर काम करती हैं
ठीक है। उसमें उनको जो लेबर फोर्स जो है एक से ज़्यादा मुल्कों में से इंगेज करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि जो मेजॉरिटी कंपनीज हैं वो चाइना के अंदर अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं, बिकॉज द चाइनीज़ लेबर इज़ चीपर एज कम्पेयर टू द अदर नेशंस लेबर। उसमें जो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि वंस यू आर डीलिंग विद द डिफरेंट and number of once you are dealing with the employees who belong from the different background, तो उसको जो है आप किस तरीके से उनके अंदर सिनर्जी डेवलप कर सकें कि वो इफेक्टिवली काम करें, दैट इज द चैलेंज बीइंग फेस्ड बाय द ऑपरेशन मैनेजमेंट। द लास्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, कि विद द हेल्प ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द एवरी other day you are facing the new developments, and if you are unable to adopt those technologies, so definitely you will be out of the market. So these are the 3 or 4 challenges जो कि basically is talking about the operations management. Moving on to the next slide, he has ये जो slides हैं इसमें प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन भी जो है वो दिया है। ही इज टॉकिंग अबाउट द सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसको भी आप लोग जो है करेंगे, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन होएगा इस सॉल्व प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी और फ्रॉम योर को टीचर। तो आई होप इसके बाद जो है ये आपका जो लेक्चर है ये भी ओवर है, एंड एज आई टॉक टू यू कि आपका जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो दैट वाज द 6th लेक्चर, और ये बेसिकली ये लेक्चर मुझे प्रीवियस वीक में अपलोड करना चाहिए था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट डू इट। सो दिस इज लेक्चर 6 इन सेकंड वीक। होपफुली हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो दोबारा हैव अ गुड डे, हैव अ स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।